everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are doing great and all of you are safe and healthy. तो आज का video is going to be on part 1 of the constitution only, and this video will be a continuation of my previous video जो मैं already डाल चुकी हूँ part 1 में. तो part 1 का ही continuation होने वाला है ये video. तो अभी तक जिसने भी वो video नहीं देखी है, please जल्दी से जाओ and वो video देखो. Also, please follow my Instagram page, that is @karyaofficial2021. जिसने भी फॉलो नहीं करा है प्लीज जल्दी से जाके फॉलो करो. आई विल बी पुटिंग अप द क्वेश्चंस डेली जल्दी से. सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. तो हमने जो पढ़ा था पार्ट 1 में अभी तक वो था अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जिसमें हमने मेजर आर्टिकल्स डिस्कस करे हैं जो भी पार्ट 1 में है. दैट इज आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4. क्विकली एक तरीके का रिवीजन. आर्टिकल 1 यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में बात करता है. इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. बताता है दैट जो स्टेट्स हैं दे आर डिस्ट्रक्टिबल बट द यूनियन इज नॉट. आर्टिकल 2 बताता है एक्सटर्नल रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में. आर्टिकल 3 बताता है इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में. एंड आर्टिकल 4 बताता है अबाउट कि आर्टिकल 3 के अंदर जो अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट कंसिडर नहीं किए जाते हैं. तो आर्टिकल 4 से ही कंटिन्यूएशन में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बैकग्राउंड एंड व्हाट वर द मेजर कमिटीज दैट वाज सेट अप स्पेशली टू figure out the various states and the contemporary arrangement what we see today. Okay, तो अब सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 4 की. ओके तो आर्टिकल 4 क्या कहता है कि जो भी 368 के अंदर आप अमेंडमेंट लाते हो वो अलग है. एंड आर्टिकल 3 के अंदर जो अमेंडमेंट होते हैं या फॉर दैट मैटर आर्टिकल 2 के अंदर जो भी अमेंडमेंट होते हैं सब सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट होते हैं. तो आप इसके अंदर ये नहीं बोल सकते हो कि जो भी आर्टिकल 3 के अंदर अमेंडमेंट हुआ है वो आर्टिकल 368 के अंदर भी अमेंडमेंट कंसिडर करा जाएगा. क्यों? क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आर्टिकल 368 में स्पेशल मेजोरिटी यूज होती है एंड आर्टिकल 3 इज सिंपल मेजोरिटी. अब ये केस जो है इस बारे में बात हुई कि वेदर वी कैन सीड एनी पार्ट ऑफ आवर टेरिटरी टू एनी अदर कंट्री. किसी को दे सकते हैं. जब सीड करने की बात, सीड मतलब अलग करने की बात होगी, तो उस टाइम क्या होगा? तो उस टाइम भी क्या हम सिंपल मेजोरिटी, क्योंकि आर्टिकल 3 के अंदर आप बाउंड्री एरिया सब कुछ डिसाइड कर सकते हो अबाउट अ स्टेट. व्हाट अबाउट व्हेन यू हैव टू गिव दैट टेरिटरी टू सम अदर कंट्री? तो उस केस में भी क्या हम आर्टिकल 3 को सिंपल मेजोरिटी से ही करके दे देंगे? अब अगर ऐसा केस हुआ तो भाई इट इज वेरी इजी फॉर एनी गवर्नमेंट इन पावर टू जस्ट सीड एनी पार्ट ऑफ अ टेरिटरी एंड देन गिव इट टू एनी अदर कंट्री. सपोज साउथ में हम ज्यादा इतना देखते नहीं है कि रूलिंग पार्टी जो है राइट नाउ, जो भी हमारी रूलिंग पार्टी है वो ज्यादा अरेंजमेंट में रहती है या ज्यादा पावर में रहती है. क्यों? क्योंकि दे हैव रीजनल पावर देयर इन साउथ. तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी रूलिंग पार्टी है उससे ये वाले स्टेट में पता है कि भाई यहाँ पे तो हमारा कुछ नहीं चल रहा है, या इस स्टेट जो भी स्टेट है XYZ एंड ये तो हमारी नहीं सुनने वाला है, तो बस चला तो वो तो निकाल के सिंपल मेजोरिटी से हाँ ठीक है ये आई एम गिविंग दिस पार्ट ऑफ माय टेरिटरी टू एनी अदर कंट्री. तो उस टाइम क्या होगा? तो ये बात 1960 के केस में फेमस केस है बेरूबरी यूनियन केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. बेरूबरी यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960 के केस में सुप्रीम कोर्ट के आगे रखी गई. तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस लेके गए थे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब उन्होंने रेफर करा था. तो इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दी. 1960 बेरूबरी यूनियन केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीजें बोली. पहली कि अगर आपको अपनी टेरिटरी का कोई भी हिस्सा किसी और कंट्री को देना है तो वो आर्टिकल 3 के अंदर नहीं होगा, वो आर्टिकल 368 के अंदर ही अमेंडमेंट माना जाएगा. तो सीडिंग अ पार्ट ऑफ द टेरिटरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 3. इस केस में आर्टिकल 368 ही यूज होगा. अब बेरूबरी यूनियन क्या था? इसके अंदर हमने कुछ टेरिटरीज या कुछ एनक्लेव्स, वेस्ट बंगाल जो है हमारा, उसमें से कुछ पार्ट्स कुछ टेरिटरीज एक्सचेंज करनी थी.
to erstwhile ईस्ट पाकिस्तान, दैट इज आज का बांग्लादेश। ओके, तो इनके बीच में कुछ एनक्लेव्स एक्सचेंज होने थे। तो उस केस में ये आया कि अब अगर हमें यहाँ से वेस्ट बंगाल से कुछ चीजें देनी है ईस्ट पाकिस्तान को, तो वो आर्टिकल 3 के अंदर चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या उसके लिए क्या करना है। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सीडिंग अ पार्ट ऑफ आवर टेरिटरी विल बी अंडर आर्टिकल 368 ओनली। यहीं पर अगर सिर्फ बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व करना है, जिसमें टेरिटरी एक्सचेंज नहीं हो रही है, बट हाँ जिसमें सिर्फ बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व करना है, तो उस केस में आपको आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल 3 वुड वर्क देयर। बट अगर कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है जिसमें टेरिटरीज एक्सचेंज होंगी अगेन, या टेरिटरी का किसी भी तरीके से टेरिटरी किसी और कंट्री के पास जाएगी, देन इन दैट केस हमें आर्टिकल 368 ही यूज करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो दिस वाज आवर 1960 बेरूबरी यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, अब इस चीज के लिए, इस पर्टिकुलर एक्सचेंज को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आना पड़ा 1960 इटसेल्फ, ताकि ये एनक्लेव्स एक्सचेंज हो सके। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया था कि यू कैन नॉट चेंज एनी टेरिटरी, और यू कैन नॉट एक्सचेंज द टेरिटरी, और यू कैन नॉट सीड एनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री टू एनी अदर country without making a proper constitutional amendment under Article 368, which requires a special type of majority. And all those majorities we will be discussing in the later videos. But right now, let's just टॉक अबाउट स्पेशल मेजोरिटी, की सिंपल मेजोरिटी से कुछ अलग होती है स्पेशल मेजोरिटी। ओके, तो सिंपल मेजोरिटी से तो आप नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करना पड़ेगा आर्टिकल 368 के अंदर। ओनली देन यू कैन परफॉर्म दीज एक्सचेंजेस। ओके, अब ये जो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, इसके बाद एक और अमेंडमेंट हुआ है टू एक्सचेंज दीज एनक्लेव्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, और वो है हमारा 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015। इसके अंदर कुछ एनक्लेव्स इंडिया ने दिए हैं बांग्लादेश को, एंड कुछ एनक्लेव्स इंडिया के पास आए हैं फ्रॉम बांग्लादेश। सो देयर हैव बीन दैट एक्सचेंज इन 2015। 111 एनक्लेव्स इंडिया ने दिए हैं बांग्लादेश को, एंड 51 एनक्लेव्स इंडिया ने लिए हैं बांग्लादेश से। ओके, एग्जैक्ट नंबर याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट फॉर द फैक्चुअल नॉलेज आई एम जस्ट टेलिंग दिस। वरना व्हाट यू नीड टू रियली रिमेंबर इट्स कि 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक्चुअली चेंजेस आए क्या थे। सो इसके अंदर 3 चीजें हुई थी। वन वाज द एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी, ऑब्वियसली। ये सेकंड वाज सम डिमार्केशन, ओके, and third one is transfer of possessions. okay, इसके लिए हमें 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा, जिसके अंदर 4 स्टेट्स की टेरिटरीज में कुछ चेंजेस लाए, एंड फर्स्ट शेड्यूल जो है उसको अमेंड किया गया। ओके, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर यू हैव द लिस्ट ऑफ ऑल द टेरिटरीज इन स्टेट। तो वो 4 स्टेट्स कौन से हैं जिसके अंदर चेंजेस आए थे? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय एंड त्रिपुरा। तो अगर हम ऐसे देखें तो ये से यहां से लेकर यहां तक वाला एरिया, ओके, इनके बॉर्डर्स में चेंजेस आए आफ्टर आर 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015। ओके, जब भी हम बात करते हैं ना इंडिया और बांग्लादेश की, तो इंडिया और बांग्लादेश की एक हिस्ट्री है। सो देयर हैव बीन लाइक वेरियस अवार्ड, जैसे रेड क्लिफ अवार्ड आया था 1947 में टू सेटल द बाउंड्री थिंग। देन बेगी अवार्ड आया है 1950 में। देन नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ था। सो ये रिपीटेड एफर्ट्स रहे हैं लैंड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, बट इवेंचुअली 2015 में जाके वी हैव मेड दैट सेटलमेंट। सो ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए एग्जैक्ट हिस्ट्री में जाकर कि क्या था, कितने नंबर थे, किसने क्या बोला, इतना डीप अंडरस्टैंडिंग
is not that important. Okay, so this was our 100th Constitutional Amendment Act and Article 4 in general. Okay, अब let's talk about the states. तो अभी जो हम contemporary इंडिया देख रहे हैं, at present we have 28 states, right, and 8 union territories. But उससे पहले, जब हम इनके से पहले बात करते हैं, लेट्स टॉक बिफोर 2014, क्योंकि 2014 में तेलंगाना वाज आल्सो क्रिएटेड. तो इससे पहले हम 29 स्टेट्स एंड 7 यूटीज कंसिडर करते थे. ओके, एंड उससे भी पहले इट वाज 28 स्टेट्स एंड 7 यूटीज, एंड सबसे पहले it was 14 states and 6 UTs. अब ये क्या था? एंड ये भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैड अ डिफरेंट अरेंजमेंट ओनली. सो नाउ लेट्स सी कि ये अरेंजमेंट जो हम आज देखते हैं ये कैसे हुआ एंड हमने क्या क्या चेंजेस किए. सो इसमें सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कि क्या क्या टाइप ऑफ स्टेट्स हुआ करते थे जब तक इंडिया आजाद नहीं हुआ था. फ्रीडम से पहले अगर हम बात करें, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से पहले, जिसने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लेड to the creation of 2 separate dominions. One was India, other one was Pakistan. Okay, so इससे पहले 1947 से पहले क्या डिवीजन रहता था? So the entire India was divided into British provinces and princely states. Okay, princely states they were under Britishers only, but हाँ एक ruler था, they had rulers there. Okay, so ये British provinces and princely states में पूरा इंडिया डिवाइडेड था उस टाइम पे. पोस्ट 1947 जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया तो उस टाइम पे इंडिया एक बहुत ज्यादा डिसइंटीग्रेटेड यूनिट था. वी हैड लाइक 552 प्रोविंसेस, एंड ये जो प्रोविंसेस थी ये इतनी डिसइंटीग्रेटेड थी, इतनी डाइवर्स थी. सो इट वाज अ मेजर टास्क to unite them together and form one single country. And उस टाइम पे, जिसको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, यूनिफिकेशन किंग बोला जाता है, उस टाइम पे हमारे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम जानते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इन्हीं के ऊपर बनाया गया है. इन्हीं को याद करते हुए, इन्हीं को सिंबलाइज करते हुए बनाया गया है. सो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ही इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया. ही यूनिफाइड ऑल ऑफ देम. 549 प्रोविंसेस वर मेड द पार्ट ऑफ आवर कंट्री. ओके, बट 3 ऐसे स्टेट्स थे जिनको, स्टेट्स नहीं प्रोविंसेस थे उस टाइम पे, जिनको इशू था कि उनको किधर जाना है, इंडिया की तरफ जाना है या पाकिस्तान की तरफ जाना है. सो दे वर लाइक वेरी इंडिपेंडेंट. सो उस टाइम पर 3 स्टेट्स जो थे, जम्मू एंड कश्मीर प्रोविंसेस, जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद. अब स्ट्रैटेजिकली अगर देखा जाए, हैदराबाद वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उधर जो लीडर था दैट वाज निजाम, एंड निजाम डिडंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट मेजॉरिटी थी पॉपुलेशन की हिंदू. अब हैदराबाद का जो लोकेशन है उसमें अगर हम एकदम से हैदराबाद को, कि कोई बोल रहा है कि नहीं हमें पाकिस्तान का पार्ट बनना है, तो ये कैसे हैदराबाद को हम पाकिस्तान का पार्ट या इधर से कैसे बना सकते हैं? दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो यहां पर हमने पुलिस एक्शन लिया. ओके, देन बात करते हैं जूनागढ़ की. जूनागढ़ अगेन वाज नॉट रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ द क्रिएटेड डोमिनियंस. तो उस टाइम पे जूनागढ़ को हमने रेफरेंडम के थ्रू अग्री करा, एंड JNK के साथ वी हैड एन अग्रीमेंट. ओके,
So these were the states and then ultimately 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंस किया गया एंड जब इन्फोर्स हुआ गया उस टाइम पे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया के जो स्टेट्स एंड यूटी नहीं बोलेंगे क्योंकि यूनियन टेरिटरी नाम का एक अलग से डिवीजन नहीं था, बट यस देयर वाज अ डिवीजन जिसके अंदर 4 हेड्स में हमने अपने स्टेट्स को डिवाइड किया था. वन वाज पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब बात करते हैं पार्ट ए की. तो पार्ट ए के अंदर 9 स्टेट्स थे, पार्ट बी के अंदर भी 9 स्टेट्स थे, पार्ट सी के अंदर 10 स्टेट्स थे एंड पार्ट डी के अंदर सिर्फ एक स्टेट नहीं बोलेंगे, यूनियन टेरिटरी था, बट उस टाइम पे एज सच यूटी उसे ऐड नहीं किया गया था. तो आई वुड से अंडमान एंड निकोबार वाज द पर्टिकुलर प्रोविंस और स्टेट दैट वाज एडेड. लेटर इसको यूटी की तरह हमने डिवाइड करा, बट अभी के लिए इट वाज जस्ट अ प्रोविंस दैट वाज एडेड इन पार्ट डी एंड पार्ट डी में सिर्फ एक ही था. ओके इधर 9 स्टेट्स थे, इधर 9 थे एंड इधर 10 थे. ये जो 9 है और ये जो 9 है, पार्ट ए के अंदर जो 9 स्टेट्स थे दैट वर फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंसेस. पार्ट बी के अंदर जो थे दैट वर प्रिंसली स्टेट्स विद लेजिस्लेचर. पार्ट सी के अंदर चीफ कमिश्नर की प्रोविंसेस प्लस अदर प्रिंसली स्टेट्स थे एंड पार्ट डी वाज जस्ट अंडमान. तो ये था डिवीजन हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का. पर अब जो हम अरेंजमेंट देखते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट है देन व्हाट इट वाज ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये जो चेंज आया है वो कैसे चेंज आया है, तो अब इस चीज को हम ट्रेस करेंगे फ्रॉम डिफरेंट कमिटीज दैट वर सेट अप फॉर द सिमिलर पर्पस. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट 1948 में सेटअप हुई कमेटी दैट वाज एसके धर कमेटी. एसके धर कमेटी ने लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स का क्रिएशन रिजेक्ट किया था. जून में सेटअप हुई थी एंड लगभग अराउंड अक्टूबर इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट अप्रोक्सीमेटली अराउंड दैट टाइम. देन 1949 में एक और कमेटी बनाई गई दैट वाज कॉल्ड एज जेवीपी कमेटी. जेवीपी के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी, J stands for Jawaharlal Nehru, V stands for Vallabh Bhai Patel ji, and P stands for Pitabhai Sitaramaiah. Okay. 1949 में ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी एंड इन्होंने भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स का क्रिएशन मना करा. बट जब ये बैक टू बैक कमेटीज ने लिंग्विस्टिक बेसिस पे रिजेक्शन करे कि नहीं ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स क्रिएट नहीं हो सकते, तो एक हमारे साउथ में एक लीडर थे दैट वाज पोती सीरारामल्लू. आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग. पोती सीरारामल्लू. सो ही टुक अ 56-day हंगर स्ट्राइक. उसके बाद एंड अल्टीमेटली ही डाइड एंड इट क्रिएटेड such intense pressure on the government of India कि अल्टीमेटली उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था. एंड अक्टूबर 1953 जो डिमांड इन्होंने रखी थी that was for the creation of a separate state for Telugu speaking people. आंध्र स्टेट क्रिएट करने की डिमांड वो अल्टीमेटली पूरी की गई. एंड जब ये डिमांड पूरी हुई तो उसके बाद इतनी सारी डिमांड्स क्रिएट हो गई फॉर डिफरेंट स्टेटहुड कि अल्टीमेटली एक और कमेटी बिठाई गई दैट वाज इन 1953 दिसंबर. ओके तो इस अराउंड जो कमेटी बनाई गई दैट वाज फैजल अली कमेटी. इस कमेटी के चेयर थे फैजल अली, बट उनके साथ हमारे के एम पन्नीकर एंड HN मुखर्जी भी पार्ट थे. ओके तो अब इस टाइम पर इन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स का क्रिएशन एक्सेप्ट करा कि ठीक है चलो कर लो, बट creation of states on linguistic basis will not mean by any chance वन लैंग्वेज वन स्टेट. वन लैंग्वेज वन स्टेट का मतलब क्या है कि एक स्टेट में एक ही लैंग्वेज के लोग रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं है. लिंग्विस्टिक ठीक है, आंध्रा विल हैव अ पॉपुलेशन ऑफ तेलुगु स्पीकिंग पीपल, पंजाब में ज्यादा लोग पंजाबी बोलते हैं या केरला में लोग मलयाली बोलते हैं. यू हैव दैट कि क्रिएशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है लिंग्विस्टिक बेसिस है एक, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस स्टेट में सिर्फ वही लैंग्वेज जो लोग बोलते हैं वही रह सकते हैं. सो क्रिएशन ऑफ state on linguistic basis will not mean by any chance that it is one language one state कि सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो वो लैंग्वेज
बोलते हैं। अगर कोई पंजाब का इंसान आंध्र में रहना चाहता है तो मोर देन वेलकम है, आप उसको मना नहीं कर सकते हो। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड विद अदर रिकमेंडेशंस जो इस कमेटी ने रखी। इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस रखी रिगार्डिंग द डिवीजन। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स का डिवीजन था इन पार्ट ए, पार्ट 4, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ये तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये रिकमेंडेशन आपको वेव ऑफ करना पड़ेगा। एंड अल्टीमेटली वो रिकमेंडेशन वेव ऑफ किया भी गई, वो डिस्टिंक्शन हटाई भी गई। पार्ट ए एंड पार्ट बी का बीच की डिस्टिंक्शन हटाई गई, पार्ट सी को पूरी तरीके से हटा दिया गया। एंड पार्ट डी जिसके अंदर हमारा अंडमान निकोबार आता था, इसकी जगह हम एक नया हेड ले आए, दैट वाज यूटी। सो अल्टीमेटली जो डिवीजन आया वो आया 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज का। ओके, सो इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास करा। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 पास किया गया टू मेक दोज changes in the first schedule of the constitution. Okay, and ultimately हमारे पास 14 states and 6 UTs create की गई। ओके, अब ये जो 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज है, इसमें आई वुड से कि आप ये 6 यूटीज पता होनी चाहिए आपको स्पेशली, क्योंकि कुछ स्टेट्स थे जो अब स्टेट्स आज के टाइम पे तो हैं बट उस टाइम पे नहीं थे, तो एक तरीके से ए बेटर रिकॉल और एलिमिनेशन में हेल्प करता है। तो अंडमान एंड निकोबार आज भी यूटी है, उस टाइम पे भी यूटी था जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास किया गया था। दिल्ली आज भी यूटी है, उस टाइम पे भी यूटी था। देन लक्षद्वीप, आज हम उसे लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं बट इट वाज लक्षद्वीप, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, मतलब ये आपको पता होगा कि लक्षद्वीप इन्हीं आइलैंड से बनके बना है। एमिन दीवी एंड योर मिनिकॉय। ओके, then you might have different pronunciation for it, but what you need to understand is that these were the group of islands and then Lakshadweep आज जो है वो यही है। ओके, तो ये तो हमें पता है यूटीज थे। इसके अलावा आज जिन्हें हम स्टेट कहते हैं उनमें से कौन से ऐसे स्टेट थे जो उस टाइम पे यूटीज थे? नंबर 1 was हिमाचल, मणिपुर एंड योर त्रिपुरा। ओके, ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। 14 स्टेट्स, ये एक तरीके से याद ना भी हो फिर भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। वो एक लिस्ट है, किसके बाद कौन सा बना मैं वो नहीं पढ़ाऊंगी बिकॉज वेरी फैक्चुअल कि इसके बाद ये हुआ, बॉम्बे, गुजरात, ये सब, ये सारी चीजें आप जस्ट जिनको पता है या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, प्लीज गो एंड रीड इट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ सकते हो एंड एक आइडिया ले लो किसके बाद कौन सा बना, क्योंकि ये यूपीएससी या कोई भी एग्जाम सब देते हो क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है। तो जस्ट अ फैक्चुअल थिंग, नॉट एवरीबडी नीड्स टू नो इट, बट हाँ एक क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि इसके बाद ये स्टेट बना है, इसके बाद ये स्टेट बना है। ओके, अब जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ 1956 में, तो अब इसमें हम ऐसे डिवीजन करते हैं कि कुछ स्टेट्स हैं जो 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होने के बाद बने हैं, मतलब 1956 के बाद बने हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं, इट विल हैव अ लिस्ट, सो प्लीज एक बार इफ यू वांट आई विल पुट दैट लिस्ट ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल कार्य ऑफिशियल 2021, उसमें आई विल पुट दैट लिस्ट। बट इसके अलावा जो 1956 जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उसी साल कौन कौन से स्टेट्स क्रिएट हुए? तो सबसे पहले केरला, केरला वॉज क्रिएटेड 4 अलग अलग एरियाज को मर्ज करके। मालाबार, दैट वाज अ पार्ट ऑफ मद्रास दैट टाइम। ओके, देन त्रावणकोर, कोचिन एंड योर काजरगोड़े, काजरगोड़े। ओके, एंड मध्य प्रदेश, जिसे हम आज मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, तो मध्य प्रदेश भी बना हमारे विंध्यास प्लस भोपाल प्लस मध्य भारत। ओके, तो ये सारा मिलकर बना मध्य प्रदेश। देन आंध्र प्रदेश, अभी तो आंध्र स्टेट बोलते थे सिर्फ, पर ये आंध्र प्रदेश जो नाम पड़ा ये पड़ा बाद में 1956 के अराउंड। 53 के वक्त आंध्र स्टेट के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश बना जब हैदराबाद को भी इंक्लूड कर दिया गया। खैर अब तो हैदराबाद अलग हो चुका है, राइट, तेलंगाना की कैपिटल है अब हैदराबाद, बट
जब आंध्र प्रदेश बना था तब आंध्र प्रदेश का जो प्रदेश वर्ड है वो हैदराबाद को इंक्लूड करने के बाद बना था. ओके, सो आंध्र प्लस हैदराबाद एंड देन इट लेड टू आंध्र प्रदेश. ओके, इसके बाद 1956 के बाद हमारे बहुत सारे स्टेट्स बने हैं. बॉम्बे से आया है हमारा महाराष्ट्र एंड गुजरात. देन आपका गोवा, दमन एंड दीव, आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट, ऑल ऑफ दीज हैव बीन क्रिएटेड आफ्टरवर्ड्स 1956 के बाद. फिर 2 decades बिफोर अराउंड 2000 3 न्यू स्टेट्स क्रिएट करे गए. दैट वाज उत्तराखंड, उस टाइम उत्तरांचल के नाम से बना था, फ्रॉम यूपी. छत्तीसगढ़ फ्रॉम एमपी एंड झारखंड फ्रॉम बिहार. 2000 के अराउंड ये 3 न्यू स्टेट्स क्रिएट करे गए थे. एंड रिसेंटली 2014 में आंध्र प्रदेश जो फर्स्ट स्टेट था जो एक्चुअली जिसने डिमांड करा था दैट इट वांट्स टू मेक अ सेपरेट स्टेट ऑफ तेलुगु स्पीकिंग पीपल, सेम लोग रहे थे जहां पर. अगेन इट वाज डिवाइडेड इन 2014 कांग्रेस के अंदर एंड तेलंगाना एक न्यू स्टेट क्रिएट करा गया. ओके, सो इससे अब काफी डिबेट्स ओपन होती हैं कि वेदर दिस क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स इज अ गुड थिंग और इट इज नॉट. बट अल्टीमेटली फैजल अली कमीशन ने भी जब रिकमेंडेशंस दी थी तो उन्होंने भी यही चीज बोली थी कि क्रिएशन ऑफ स्टेट्स करो, बट क्रिएशन ऑफ स्टेट्स में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. आपको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको यूनिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको वो एक तरीके से प्रॉपरली पूरे एटमोसफेयर को देखना पड़ेगा कि इज इट राइट. यू कैन नॉट जस्ट बिकॉज लोग उस जगह पे डिमांड कर रहे हैं कि ये अलग होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए. अगर ऐसा हुआ तो फिर तो जो कंट्री डिसइंटीग्रेशन से फिर से यूनाइट हुई थी वो तो फिर से डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, राइट. सो यू हैव टू लुक इनटू वेरियस अदर थिंग्स. सो अगेन इट्स अ डिबेटेबल थिंग, बट if government is doing so, it should not be politicized. Rather, you should look into the other perspective, other aspects कि वो चीज एडमिनिस्ट्रेशन वाइज सक्सेसफुल होगी, लोग खुश होंगे एंड अदर थिंग्स ऑल्सो. ओके, देन रिसेंटली जो हमने डिवीजन देखा है वो अभी 2019 JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से देखा है, जिसमें एक स्टेट को डिवाइड करके 2 स्टेट्स नहीं बनाए गए बल्कि एक स्टेट का स्टेटहुड ही खत्म कर दिया, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर. एंड जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग यूटी बनाया गया है एंड लद्दाख को एक अलग यूटी बनाया गया है. ओके, सो विद दिस व्हाट वी सी टुडे एंड द करंट arrangement is that we have right now 28 states and 8 union territories. कौन कौन से हैं? 8 UTs क्यों बोलते हैं? क्योंकि 7 इनिशियली था, जब 14+6 का ऑर्डर हटा तब 2000 में एंड इतने सारे स्टेट्स क्रिएट होने के बाद 28+7 UTs आया. 2014 में तेलंगाना फॉर्म हुआ तो 29 स्टेट्स प्लस 7 UTs आया. देन बैक इन 2019 हमारे पास 28 स्टेट्स एंड +2 JNK, राइट. एंड यहाँ से एक कम हो गया था स्टेट से तो 9 UTs हुआ. देन अभी मैं 28 स्टेट्स और 8 UTs क्यों बोल रही हूँ? यू विल हैव टू फिगर इट आउट. ओके, एंड जिसको भी आंसर आता है प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डू फॉलो माई इंस्टाग्राम हैंडल दैट इज @KaryaOfficial. मैं वहां पे क्वेश्चंस पोस्ट करूंगी. प्लीज do follow it and subscribe to my channel, and I will see you guys on Monday. Till then please revise part 1 of Indian Constitution, क्योंकि इसके बाद we will move to part 2 that is citizenship. Citizenship बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है 2019 से related to Citizenship Amendment Act, so we'll discuss a bit of that also. Till then keep watching my videos and see you guys on Monday at 2 PM.